नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एग्जाम पर। दोस्तों, आज की वीडियो आप बस शुरू से आखिरी तक देखना। देखने के बाद आपको लास्ट में ऐसा लगेगा कि आपने आज कुछ सीखा है। यहाँ से इस क्लास में जो भी बताया जाएगा एकदम व्याख्या के साथ बताया जाएगा। बस आप लोगों को करना क्या है कि पूरा वीडियो शुरू से आखिरी तक देखना है। सीधे दिमाग में ऐसा लगेगा, सीधे दिमाग में पूरा सब छप गया है। और जैसा कि लिखा है कि 30 में 30 दिलाने की जिम्मेदारी हमारी, बिल्कुल सही। लेकिन बस आपको करना क्या है, आपको वीडियो पूरा शुरू से आखिरी तक देखना है। और अगर आप हमारे पहली बार वीडियो हमारी देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ अपनी वीडियो। निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रा उपसर्ग से नहीं बना है? बताना है प्रा उपसर्ग से कौन सा शब्द है जो नहीं बना है। प्रज्वलित, प्रत्यक्ष, प्रचार, प्रकाशित। तो प्रज्वलित में हमारी प्रा उपसर्ग लगी है, प्रचार में प्रा है, प्रकाशित में भी प्रा उपसर्ग है, लेकिन प्रत्यक्ष में प्रा उपसर्ग नहीं है। लेकिन इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें प्रति उपसर्ग है। प्रति उपसर्ग है। अच्छा, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय, ये शब्द में आगे कौन लगता है कौन पीछे लगता है, इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो हम बता दें आपको कि जो प्रत्यय है, देखिए पास से क्या होता है, पास से पीछे होता है और प्रत्यय पास से ही बना है। तो इसको समझ लें कि पीछे, यानी जो प्रत्यय होता है उस शब्द के अंत में या कह सकते हैं शब्द के पीछे लगता है। उपसर्ग अगर हम देखें तो उपसर्ग में देखते हैं जो ये ऊ बनी है, छोटी ऊ, ये एकदम आके जैसी है। तो हम इससे आ समझ करके इसको समझ लेते हैं कि ये आगे, आगे यानी उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं या शुरुआत में लगते हैं, और प्रत्यय शब्द के पीछे या अंत में लगते हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आग में पानी डालना, आग में पानी डालना मुहावरे का सही अर्थ है क्रोध शांत करना, तेजी से फैल जाना, स्थिर भाव से बैठना, बाधा डालना। पूछ रहा है आग में पानी डालना, तो इसका सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ होगा क्रोध शांत करना। ये ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विलोम शब्द का जोड़ा सही है? बताना है कौन सा विलोम शब्द है जिसका जोड़ा सही है। आपत्ति, विपत्ति, आवर्षण, अनावर्षण, गणतंत्र, जनतंत्र, आदृत, तिरस्कृत। तो हम आपको बता दें, जो लिखा है आपत्ति और विपत्ति, ये दोनों एक ही, इनका मतलब सिर्फ एक ही होता है। और इनका जो विलोम होता है, इनका विलोम होता है आपत्ति और विपत्ति का संपत्ति। क्या होता है इनका विलोम? इनका विलोम संपत्ति होता है। और जो ये लिखा है गणतंत्र और जनतंत्र, ये भी एक ही है। इनका जो विलोम होता है, इनका विलोम होता है राजतंत्र, राजतंत्र। और सही, हमारा सही क्या होगा? आदृत और तिरस्कृत, ये हमारा विलोम सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्वर विव्रत स्वर है? पूछ रहा है विव्रत स्वर है। स्वरों का वर्गीकरण अभी हम आपको बता रहे हैं कि क्या होता है। पहले हम इसका ऑप्शन देख ले कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन है ई, ए, ओ या आ। तो जो विव्रत स्वर होता है, विव्रत स्वर हमारा आ होता है, यानी बड़ा जिसे हम कहते हैं, ये हमारा विव्रत स्वर होता है। अच्छा, हम स्वरों का वर्गीकरण थोड़ा देख लें। स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, दो प्रकार से किया जाता है।
एक होता है जिह्वा के आधार पर, जीभ के आधार पर, और दूसरा होता है ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर आपको हम थोड़ा समझा रहे हैं, यहाँ पर समझिएगा। समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको। देखिए, जीभ के आधार पर हमारा ये वाला जो भाग होता है, ये वाला, ये होता है जीभ के आधार पर, और ये वाला जो होता है ये होता है ओष्ठ के आधार पर। अभी हम आपको समझाएंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारा अग्रस्वर। क्या है? ये अग्रस्वर। ये हमारा मध्य, और ये हमारा पश्च स्वर होगा। अभी आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इधर से देख लें, ये हमारा जो है ये क्या होगा? ये होगा हमारा संवृत। संवृत। ये होगा हमारा अर्धसंवृत। ये हमारा होगा अर्धविवृत। और ये होगा हमारा विवृत। अब देखते हैं, अग्रस्वर अगर पूछता है तो अग्रस्वर में हमारा कौन सा आता है? ई और बड़ी ई। और मध्य स्वर में और पश्च स्वर अगर यहाँ पर देखें तो पश्च स्वर होता है ऊ। अभी जैसे हम बता रहे हैं, बना रहे हैं, सिर्फ आप देखते जाइए। अभी हम आपको बिल्कुल समझाएंगे और बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ऊ और बड़ा ऊ। और ये जो अर्धसंवृत होता है ये होता है ए। कल का कलर चेंज कर लें थोड़ा। ए ओ और अर्धविवृत जो होता है वो ए आ छोटा ओ और जो विवृत होता है वो होता है आ बड़ा। अब देखिए, अब अगर आपसे पूछे कि अग्रस्वर कौन होता है, तो अग्रस्वर की लाइन में जो आ रहे हैं वो होते हैं अग्रस्वर। यानी इस लाइन में कौन कौन आ रहा है? ये जो हमारी लाइन है ये वाली, इसमें कौन कौन आ रहा है? तो इसमें आ रहे हैं हमारे, देख लेते हैं, थोड़ा पेज शिफ्ट कर लेते हैं। यानी ये देखिए, ये जो अग्रस्वर है, ये अग्रस्वर में हमारे ये शब्द आ रहे हैं, ये शब्द हमारे अग्रस्वर में आ रहे हैं। तो अग्रस्वर में कौन कौन हो जाएंगे? ई, बड़ी ए और ए। ये कौन से हो जाएंगे? ए अग्रस्वर हो जाएंगे। मध्य स्वर में केवल हमारा एक आता है, कौन? वो भी आता है छोटा आ। ये हमारा मध्य स्वर होता है। पश्च स्वर में कौन कौन आता है? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, और डॉक्टर वाला जो आ लिखते हैं ना ऐसे वाला, वो आ और बड़ा ये हमारा कौन होता है? पश्च स्वर होता है। अब हम समृद्ध देख लें तो इस लाइन में जो भी आ रहे हैं इधर से इधर, ये जो भी आ रहे हैं ये हमारे कौन हो गए? समृद्ध। यानी ई, बड़ी ऊ और बड़ा ऊ, ये हमारे क्या हो गए? समृद्ध हो गए। अर्ध समृद्ध में ए ओ, ये हमारे क्या हो गए? अर्ध समृद्ध। अर्ध विवृत में आए
छोटा आओ और आ, डॉक्टर वाला आ, ये हमारा क्या हो गया, अर्धविवृत हो गया। और विवृत में केवल क्या आता है, बड़ा आता है। ये आपको ये टेबल है ये आप बना लेना, और ये टेबल बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ये जो हमारे संवृत इधर से जो इधर को चल रहे हैं, ये जो लिखे हैं संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत और विवृत, ये ओष्ठ के आधार पर होते हैं। और ये जो लिखे हैं अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ये हमारे किस पे होते हैं, जीभ के आधार पर होते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कलम कैसा शब्द है, बताना है कि कलम जो है कैसा है। रूढ़ है, योग रूढ़ है, यौगिक है, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा कलम है ये हमारा कैसा शब्द है, ये रूढ़ शब्द है। सॉरी, ये हमारा रूढ़ शब्द है। अच्छा, अब देख लेते हैं योग रूढ़ और यौगिक ये क्या होते हैं। पहले हम यौगिक देख लें। यौगिक कौन से शब्द होते हैं। यौगिक में वे शब्द आते हैं जो दो शब्द मिलकर के कोई एक शब्द बनाते हैं। जैसे हम कह दें विद्यालय, तो विद्यालय है तो विद्या, इसको हम तोड़ेंगे तो इसे विद्यालय, विद्यालय, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे, विद्या के लिए आलय। ये दो शब्द मिलकर के हमारा एक शब्द बना रहे हैं विद्यालय। और जो योग रूढ़ होते हैं इसमें दो शब्द मिलकर के तो बनाते हैं, लेकिन इनका एक तीसरा अर्थ नहीं करता है। जैसे हम कहते हैं कहते हैं तो पंकज, पंकज हमारा कौन सा शब्द है, योग रूढ़। कैसे है बता रहे हैं अभी। पंकज, पंकज को अगर हम तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, ये पंक प्लस जा। तो पंक का अर्थ होता है कीचड़, क्या होता है, कीचड़। और जा का मतलब होता है उत्पन्न हुआ। उत्पन्न हुआ, यानी पंकज उसे कहते हैं जो कीचड़ में उत्पन्न हुआ। तो आप एक बात बताइए, कीचड़ में कौन कौन उत्पन्न, जैसे बहुत ऐसे कीड़े होते हैं, बहुत कुछ उत्पन्न होता है। जैसे हम कहते हैं जोंक, ये एक जोंक होती है जो कीचड़ में उत्पन्न होती है। सिंघाड़ा, ये भी हमारा कहाँ होता है, ये भी हमारा कीचड़ में होता है। लेकिन हम कहते किसे हैं पंकज, क्या जोंक को पंकज कहते हैं, कि सिंघाड़ा को पंकज कहते हैं, नहीं कहते हैं। किसे कहते हैं, कमल को कहते हैं। यानी कि पंकज का, जैसे हमने पंकज बोला आपके मन में तुरंत आ गया कि कमल की बात की जा रही है। जैसे कि हमने कोई भी शब्द जैसे चक्रपाणी है, चक्रपाणी हमने बोला तो आपके मन में तुरंत आ गया कि भगवान विष्णु की बात की जा रही है। यानी कि शब्द बोला जाए आपके मन में तुरंत इसका जो तीसरा अर्थ है उसका भाव तुरंत मन में बन जाए। जैसे हमने कहा गुलाब जामुन, तो गुलाब जामुन दो शब्दों से बना है। जैसे कौन कौन, एक है गुलाब प्लस जामुन, तो गुलाब जामुन दो शब्दों से मिलकर बना है, गुलाब और जामुन से। गुलाब का अलग अर्थ है और जामुन का अलग है। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो एक मिठाई का भाव देते हैं, एक मिठाई का भाव देते हैं। तो हम सब समझ रहे हैं कि रूढ़ वो होते हैं जो टूटे ही ना, और अगर टूटे तो वो अपना अर्थ ही खो दे। जैसे हम कहते हैं पेन, ने कहा पेन, अब इसको तोड़ो। अगर पेन को हम तोड़ दें तो पेन तोड़ने से क्या टूटेगा, नहीं टूटेगा। अगर तोड़ोगे पे और ना में तो फिर उसका अर्थ भी खत्म हो जाएगा, कोई अर्थ ही नहीं बचा। जैसे लिखा है कलम, तो कलम है, कलम को कैसे तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। अगर का को अलग कर दे तो लम हो जाएगा, अगर कल को अलग कर दे तो माँ हो जाएगा। तो कोई अर्थ ही ना। चलो हम कहते हैं कि कल है, आप इसका एक अर्थ सोचते होंगे लेकिन इसका भी कोई अर्थ नहीं है। तो फिर यहाँ पर रूढ़ वो शब्द होते हैं जो टूटे ना, और यौगिक वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने और अपना एक ही अर्थ रखें।
और योग रूढ़ वो शब्द होते हैं जो दो अर्थों से मिलकर बने और किसी तीसरे अर्थ का भाव दें, वो हमारे योग रूढ़ होते हैं। आशा करते हैं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पूछ रहा है पुल्लिंग है। तो दही, माया, भाषा या लाठी। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने के लिए एक तरीका ये भी है। देखो, कई तरीके से पहचाना जा सकता है। या तो शब्द के शुरुआत में मेरा, मेरी लगा लें, या शब्द के अंत में होता या होती लगा लें, जिससे जो सेट हो जाए वही होगा शब्द। कुछ अपवाद होते हैं, वो आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे हम कहते हैं माया, माया होता है, क्या सही लग रहा है? नहीं। क्यों? माया होती है, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। भाषा होता है, नहीं, भाषा होती है, तो ये भी हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। लाठी होता है, नहीं, लाठी होती है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। तो दही होता है या दही होती है, तो क्या लग रहा होगा आपको कि दही होता है, लेकिन नहीं, दही होती है, ये अपवाद में आता है। इसलिए इसको याद रखना, पेपर में भी बहुत पूछा जाता है। दही कैसा शब्द है? दही स्त्रीलिंग शब्द है, और सॉरी पुल्लिंग शब्द है, माफ करिएगा। दही कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बताना है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। तो कुंज, प्रोफेसर, काला सागर या कोयल। तो बताना है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है। देख लेते हैं। पहले हम ये देख लें कि जो संज्ञा होती है, संज्ञा हमारी 5 प्रकार की होती हैं। संज्ञा हमारी 5 प्रकार की होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और एक संज्ञा और होती है, कौन सी? भाववाचक संज्ञा। पूछ रहा है कि जातिवाचक संज्ञा क्या है। तो जो कुंज है, सॉरी, कुंज हमारा कैसा है? समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। काला सागर, देखिए सागर अगर कहते हैं सागर, तो सागर हमारी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन एक सागर का नाम देकर के पूछ रहा है काला सागर, तो काला सागर में हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और कोयला, कोयला हमारा द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? प्रोफेसर। प्रोफेसर में हमारे जातिवाचक संज्ञा है। अब याद रखिएगा कि कोई भी व्यावसायिक पद, या फिर जैसे हम कहते हैं मंत्री है, जुलाहा है, ये सभी हमारे कौन सी संज्ञा में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जातिवाचक संज्ञा में जैसे लड़का क्या हो गया? जाति हो गई। पक्षियों के नाम आ जाते हैं, जैसे तोता, मैना, कबूतर, कोयल, ये सभी क्या है? ये हमारे जातिवाचक हैं। ये एक जाति को दिखाते हैं। हमने कौवा कहा, तो कौवा से किसी एक कौवा की पहचान नहीं हुई, बल्कि जितने समस्त में ब्रह्मांड में जितने भी कौवा होंगे, या जितने हमारी पृथ्वी पर कौवा हैं, सबकी पहचान हो रही कौवा। हमने तोता कहा, तो तोता से सभी तोता, जो भी तोता है, सबकी पहचान हो जाती तोता कहने से। ऐसे ही हमने कह दिया मंत्री जी आए हैं, तो मंत्री जी आए हैं, अभी तक हमको नहीं पता कौन मंत्री जी आए हैं, तो जितने भी भारत में मंत्री हैं सबका अभिबोध हो रहा है। अगर व्यक्तिगत उनके आगे नाम लगा दिया जाए कि किसी मंत्री का नाम लगा दिया जाए, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएंगे फिर। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। ऐसे कोयला लिखा है, तो कोयला पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा वो होती हैं जिनमें माप तौल का बोध हो। जैसे हम कहते हैं सोना, कोयला, चांदी, पानी, दूध, पेट्रोल, अनाज, ये सब क्या है? ये सब द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा वे संज्ञा होती हैं जो
जो किसी समूह का बोध कराती हैं। जैसे हम कहते हैं गुच्छा, गुच्छा क्या है? गुच्छा समूह में होता है, तभी वो गुच्छा कहलाता है। भीड़, भीड़ भी समूह में होती है, तभी वो भीड़ कहलाती है। से हमने लिखा कुंज, तो एक कुंज भी एक समूह होता है। ऐसा करते हैं कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगले और जो हमारा, अच्छा देख लेते हैं जो हमारा भाववाचक बचा, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा ये हमारी कई तरह से मिलकर बनती है। जैसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा से मिलकर बनती है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनती है, सर्वनाम से बनती है, क्रिया से बनती है, विशेषण से बनती है और अव्यय से बनती है। तो हम देख लेते हैं, अच्छा सबका एक एक उदाहरण देख लेते हैं कैसे किससे मिलकर बनती है। अगर हम जातिवाचक संज्ञा से कहें तो जाति क्या? लड़का हमारी जात है, एक लड़का जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो लड़का से अगर भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बनेगा? लड़कपन, लड़कपन बनेगा। अगर हम व्यक्तिवाचक से देखें तो इसे राम है। राम क्या है? राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो राम से भाववाचक बनाएंगे तो क्या बनेगा? रामत्व, रामत्व बनेगा। इसी तरह अगर हम देखें अगर सर्वनाम, तो सर्वनाम क्या हुआ? जैसे हम कहते हैं अपना, अपना सर्वनाम होता है। अपना से जो संज्ञा बनेगी क्या हो जाएगी? अपनापन, अपनापन। अगर हम कहें क्रिया, क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी? सॉरी, क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी? क्रिया में कहते हैं अगर हम खेलना, खेलना क्या है? खेलना हमारी क्रिया है। तो अगर खेलना हमारी क्रिया है, ये खेलना हमारी क्रिया है, तो खेलना से हमें भाववाचक बनाना है तो क्या हो जाएगा? खेल। जब कहते हैं खेल, तो खेल से क्या है? एक भाव तो प्रकट हो रहा है, ये हो जाएगा। और अगर हम विशेषण से देख लें तो जो विशेषण से, जैसे कठोर विशेषण है, कठोर विशेषण है, तो इससे हमारा भाववाचक क्या बनेगा? कठोरता, कठोरता बनेगा। विशेषण से कठोर है तो इसे भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? कठोरता बनेगी। इसी तरह अगर हम अव्यय से बात करें तो अव्यय देख लेते हैं। अव्यय समीप, समीप हमारा अव्यय होता है, और इससे जो भाववाचक संज्ञा बनती है क्या बनती है? समीप्य, समीप्य ये बनता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निराशा में कौन सी संधि है? निराशा, निराशा पूछ रहे हैं, निराशा में कौन सी संधि? गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि? तो यहाँ पर हमारी जो निराशा है ये टूटेगा नि प्लस आशा, नी प्लस आशा। तो नी प्लस आशा में टूटेगा, तो पता चल रहा है हमारी कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि में एक नियम होता है कि यदि विसर्ग के पहले, यानी विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़कर, यानी छोटा आ और ये हमारा जो बड़ा आ होता है, इनको छोड़कर यदि कोई दूसरा स्वर हो और बाद में कोई स्वर तथा तीसरा, चौथा, पांचवा या रा, ला, वा और हा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग रा में बदल जाता है। ये जो विसर्ग है हमारा, ये रा में बदल जाता है। यानी विसर्ग से पहले आ और आ को छोड़कर, इनको छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, यानी विसर्ग से पहले आ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, और बाद में तीसरा, यानी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या रा, ला, वा, हा इनमें से
कोई भी वर्ण हो तो हमारा विसर्ग रा में बदल जाता है। ये हमारी व्यंजन संधि का एक नियम होता है, जिसके तहत निराशा में विसर्ग संधि होती है। अच्छा, गुण स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि, तो आपको बताते हैं गुण स्वर संधि पहचान, आराम से पहचान लेंगे। गुण स्वर संधि अगर जैसे लिखा हो रमेश, रमेश, आपको यहाँ पर कितनी मात्रा दिख रही है? एक मात्रा दिख रही है। ए की जब भी आपको एक मात्रा दिख जाए, जैसे ए एक मात्रा, ए की और ओ की ये मात्रा आपको दिख जाए तो आप आंख मीच के लगा देना गुण स्वर संधि, ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है। और दीर्घ स्वर संधि, जहाँ पर आपका कोई अक्षर दीर्घ हो रहा हो, जैसे कि दीर्घ होने का मतलब है जैसे कि लिखा हो विद्यालय, विद्या प्लस आलय, हिमालय, हिम प्लस आलय, ये दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सिर झुका तूने नियत की, मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो बताना है कौन सा इसमें अलंकार है। रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानवीकरण है या वक्रोक्ति है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? यहाँ पर हमारा रूपक अलंकार होगा। अच्छा, रूपक अलंकार कैसे होगा सोच रहे होंगे, देख लेते हैं। यहाँ पर रूपक अलंकार की जो परिभाषा होती है वो ये होती है, जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कर दिया जाए, वहाँ पर क्या हो जाता है? रूपक अलंकार हो जाता है। भेद रहित आरोप मतलब उपमेय को उपमान बता दिया जाए, वहाँ पर क्या हो जाता है? भेद रहित आरोप होता है, वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जो हमारा हृदय है, ये जो हमारा हृदय है ये क्या है? ये उपमेय है। ये उपमेय है। और ये जलजात, ये क्या है? ये उपमान है। ये जो हमारा जलजात है, ये जो जलजात लिखा है, इसका यहाँ पर अर्थ है कमल। यहाँ पर ये कमल से इसका अर्थ लिया गया है। तो यहाँ पर हृदय को जलजात के समान मुरझाया जैसा बताया जा रहा है यहाँ पर, यानी कि भेद रहित आरोप किया जा रहा है सीधे यहाँ पर, इसलिए क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है कि संभावना की जाती है, उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है यहाँ पर, इसीलिए संभावना सूचक शब्द आ जाते हैं। कौन से? जनु जानो जनो और मनु मानो मनहु। अगर ऐसे ये 6 शब्द अगर किसी भी अलंकार में लगे हों तो वहां पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन सममात्रिक छंद का उदाहरण है? बताना है सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है। दोहा, गीतिका, उल्लाला या बरवय। तो देख लेते हैं। हमारे जो सममात्रिक छंद होते हैं ये 4 होते हैं। कौन कौन से? इनको आप देख लीजिएगा। चौपाई, रोला, गीतिका और हरिगीतिका। ये हमारे कौन से होते हैं? ये हमारे सममात्रिक छंद होते हैं। अब इनमें देख लेते हैं किसमें कितनी मात्रा होती है। तो चौपाई में हमारी कितनी मात्रा होती है? चौपाई में हमारे 16 मात्राएं होती हैं, यानी एक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और ये सभी 4 चरण के होते हैं, 4 चरणों वाले होते हैं। तो इसमें एक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। रोला में 24 मात्राएं होती हैं, गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं और हरिगीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। यानी एक चरण में इतनी इतनी मात्राएं होती हैं। चौपाई के एक चरण में 16 मात्राएं, रोला के एक चरण में 24 मात्राएं, गीतिका के एक चरण में 26 मात्राएं और हरिगीतिका के एक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। अब देख लेते हैं अपने प्रश्न को। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सममात्रिक छंद है? अभी बताया चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका। तो यहाँ पर कौन सा है? गीतिका है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। अच्छा, दोहा में देख लेते हैं कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोहा में
पहले और तीसरे चरण में, यानी कि 1, 2, 3 और 4, ये 4 चरण होते हैं। तो पहला और तीसरा, यानी पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है। और जो बर्वे होता है, इसके पहले और तीसरे चरण में, ये 4 चरण होते हैं, इसमें 2 ही चरण होते हैं, लेकिन ये ऐसे बता रहते हैं, यहाँ पर यत लगी रहती है, सॉरी, ऐसे। तो यहाँ पर पहले और चौथे चरण में 12 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। यानी पहले और तीसरे चरण में 12, दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। उल्लाला में पहले और तीसरे चरण में 15 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। और 2 हमारे अर्धसम्मात्रिक छंद होते हैं, एक होता है छप्पय, एक होता है कुंडलियां। तो जो हमारा कुंडलियां होता है वो दोहा और रोला से मिलकर बना होता है। छप्पय हमारा रोला और उल्लाला से मिलकर बना होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताना है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? मॉरिशस, भारत, लंदन, न्यूयॉर्क। तो जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वह हमारा भारत के नागपुर में हुआ था। कहाँ? नागपुर में हुआ था। और यह सम्मेलन कब हुआ था? तो 1975 में। सम्मेलन हमारा 1975 में हुआ था। मॉरिशस में हमारा दूसरा हुआ था, यानी सेकेंड हमारा कहाँ हुआ था? मॉरिशस में। कब हुआ था? तो 1976 में। 1976 में हमारा मॉरिशस में हुआ था। लंदन में हमारा छठा हुआ था। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? लंदन में। और कब किया गया था? तो 1999 में। और न्यूयॉर्क में हमारा 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। और कब हुआ था? तो 2007 में हुआ था। इसका आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ था, न्यूयॉर्क, अमेरिका। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बघेली बोली का संबंध किस उपबोली से है? पूछ रहा है बघेली बोली का संबंध किस उपबोली से है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? तो जो हमारा बघेली बोली है ये कहाँ की है? ये पूर्वी हिंदी की उपबोली है, पूर्वी हिंदी से है। अच्छा, पूर्वी हिंदी से और कौन कौन सी हैं? तो अवधी, देख लेते हैं। अवधी, बघेली हो गई, बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी। बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की हैं। पश्चिमी हिंदी में देख लेते कौन कौन आती हैं। तो पश्चिमी हिंदी में बुंदेली, ऐसे लिख रहे हैं, बुंदेली, कन्नौजी, बुंदेली हो गई, कन्नौजी हो गई, और खड़ी बोली, ये सब हमारी पश्चिमी हिंदी की हैं। खड़ी बोली, खड़ी बोली को एक नाम और देते हैं, क्या? कौरवी। इसको ही हम कौरवी भी कहते हैं, कौरवी। और इसमें कौन आती है? ब्रजभाषा, और कौन आती है? बांगरू, बांगरू को ही हम हरियाणवी कहते हैं, हरियाणवी किसे कहते हैं? बांगरू को कहते हैं।
और अब इधर देख लेते हैं कौन बचा ये, बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं, मगही, मगही, मैथिली, मगही, मैथिली और राजस्थानी हिंदी में कौन कौन आती हैं, मेवाती, मेवाड़ी, मारवाड़ी और हड़ौती। ये हमारी कहाँ आती हैं, ये हमारी राजस्थानी हिंदी में आती हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यानी वीर पुत्र को देने वाली स्त्री को हम क्या कहते हैं ये बताना है। वीरांगना कहते हैं, पुत्रवती कहते हैं, वीर प्रसूं कहते हैं, वीर बहुरी कहते हैं। तो क्या कहते हैं, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को वीर प्रसूं कहते हैं। सी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो किसी बात या उक्त को तुरंत सोच ले, जो किसी बात या उक्त को तुरंत सोच ले के लिए एक शब्द होगा प्रतिभाशाली, कुशाग्र बुद्धि, प्रत्युत्पन्नमति, बुद्धिमान। तो इसके लिए क्या होगा, इसका सही जवाब है प्रत्युत्पन्नमति। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है, बताना है कमल का पर्यायवाची नहीं है। कुवलय, कुशेषय, मकरंद और कुसमेशु। तो हमारा कुवलय कमल का पर्यायवाची होता है, कुशेषय ये भी होता है कमल का पर्यायवाची, मकरंद ये भी कमल का पर्यायवाची होता है। लेकिन कुशेषय जो लिखा कुसमेशु जो लिखा है ये हमारा कमल का पर्यायवाची नहीं होता, यानी यही हमारा ऑप्शन सही है। और ये लेकिन ये होता किसका है, तो ये कामदेव का पर्यायवाची होता है, कामदेव का पर्यायवाची होता है। दोस्तों ये हमारा प्रश्न अंतिम प्रश्न था और उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और ऐसे ही साथ बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। जैसे कि आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, अगले वीडियो में हम और भी अच्छे से बताएंगे, उसको पूरा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।